हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको बोला था कि आप लोग घर घर से क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। अब हम लोग आज की क्लास में बढ़ते हैं आगे और आगे चलते हैं। एक और छोटा सा मॉडल है हमारे पास जिसका नाम है सोमर फेल्ड्स मॉडल, है ना, सोमर फेल्ड्स मॉडल। अब ये सोमर फेल्ड मॉडल क्या है? तो बेटा ये सोमरफेल्ड मॉडल ये काम करता है किसके ऊपर? फाइन स्पेक्ट्रम, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ किसका? हाइड्रोजन। ठीक है, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बोला था ना कुछ ऐसा कि एक डिवाइस जैसा होगा कुछ ऐसा मेरे पास, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मैंने भर भर के रखी हुई है ना। और बाहर से मैंने क्या लगा दिया? करंट लगा दिया ऐसे। अब बेटा यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, एक मैंने व्हाइट लाइट लिया, इसको पास कराया एक प्रिज्म से, ये प्रिज्म से पास कराया तो यहाँ से क्या हुआ, रेडिएशंस निकले मेरे पास। इन रेडिएशंस को मैंने ऑब्जर्व किया किसके ऊपर? एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और वो कैसा दिख रहा था मेरे को? लाइंस जैसे दिख रहे थे। और इसको हम लोगों ने बोला था लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये लाइन स्पेक्ट्रम बोला था। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सोमरफेल्ड ने क्या ऑब्जर्व किया अपने इस मॉडल में? इन्होंने ये देखा कि जो ये लाइन बन रही है इन्हीं को एक और माइक्रोस्कोप ले लिया, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा दिया और माइक्रोस्कोप विद हाई हाई रिजॉल्विंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर। ठीक, हाई रिजॉल्विंग पावर। अब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो लाइन है बेसिकली, ये लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से मिलके बन रही हैं। ठीक है, ये जो लाइंस आ रही हैं मेरे पास, ये लाइंस भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से मिलके बन रही हैं और उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की जो वेवलेंथ होगी वो सबकी ऑलमोस्ट सेम होगी। किसके बराबर? इसके बराबर। जैसे इस लाइन की बात करूं तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से मिलके बन रही है एक लाइन, समझे? और उन सबकी वेवलेंथ कैसी है? सेम है, इसके बराबर। सिमिलरली इसके लिए, सिमिलरली इसके लिए, सिमिलरली इसके लिए। क्लियर हुआ सब लोगों को? सो ये बताया किसने? सोमरफेल्ड के मॉडल में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि दिस मॉडल दिस मॉडल दिस मॉडल proposed proposed a concept of this model proposed a concept of presence of किसका? presence of किसका? presence of सबशेल, सबशेल इन किसके अंदर? ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होता है? सबशेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये किसने बताया? यहाँ पे सोमरफेल्ड ने बताया अपने मॉडल में, और इसको एक मॉडल बना दिया इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर और बोला कि जो मेरे पास ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सबशेल प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, आप इसको जल्दी फटाफट से उतारो, मैं आगे करता हूँ इसको, जल्दी करो। चले। सेकेंड पॉइंट कहता है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि this method assume that the motion of electron, that the motion of किसका? motion of an electron in a closed orbit is influenced by its own न्यूक्लियाई, है ना, इन ओन न्यूक्लियाई, इट्स ओन न्यूक्लियाई। ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि जो मेरे पास मोशन है, मोशन किसका? इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर हो रहा है, और जो फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर ये मोशन हो रहा है बेसिकली ये इन्फ्लुएंस होगा किससे? इसके न्यूक्लियाई से। किससे इन्फ्लुएंस होगा? इसके न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो इसका न्यूक्लियाई होगा वो दोनों ईदर ऑफ द लोकाई, किधर किधर भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मान लो कुछ इस तरीके से मैं बना के दिखाता हूं, ध्यान देना। ठीक है, कुछ ऐसे है।
अब यहाँ पे मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैसे हैं मेरे पास, ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, ये कैसे हैं, ये इलिप्टिकल हैं। कैसे हैं ये, जल्दी बोलो फटाफट से, ये इलिप्टिकल हैं। और यदि ये इलिप्टिकल हैं तो बेटा यहाँ पे एक चीज आती है जिसका नाम है रेशो ऑफ किसका, रेशो ऑफ किसका, एन बाई के। और ये एन बाई के जो होता है ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली रेशो ऑफ, अब जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कोई भी मेरे पास इस तरीके से एक ऑर्बिट बना दी, और ये ऑर्बिट कैसी है मेरे पास, कुछ इलिप्टिकल टाइप की है, कुछ इलिप्टिकल टाइप है। अब इसमें एक तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस को अपन लोग कौन सी एक्सिस बोलेंगे बेटा, ये मेजर एक्सिस है। ठीक है, मेजर एक्सिस मतलब बड़ी वाली एक्सिस, राइट। और ये वाली जो एक्सिस होगी, इस एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोलूंगा, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, छोटा वाला एक्सिस। क्लियर है, ये माइनर एक्सिस है। सो यहाँ पे ये रेशो जो आ रहा है, ये किसका रेशो आ रहा है बेसिकली, ये मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस। ठीक है, अब ये मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस का जो रेशो है ये बोला जाता है, इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगता है बेटा शेप के बारे में, शेप ऑफ सब ऑर्बिट। किसके बारे में पता लगेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, शेप ऑफ सब ऑर्बिट। अब ऐसा बोला गया कि मान लो यदि एन वाई के का वैल्यू, यदि एन वाई के का वैल्यू, जैसे इसके लिए मैं समझाऊं तो मान लो यदि एन बाई के अंदर, यदि एन बाई के अंदर, यदि एन बाई के अंदर, एन बाई के अंदर के टेंस टू क्या है, इन के टेंस टू जीरो कर दिया मैंने ना, के टेंस टू क्या कर दिया, जीरो। तो ये एन बाई के टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इफ के टेंस टू कितना है, जीरो है, तो एन बाई के टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यदि ये एन बाई के टेंस टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब जो मोशन होगा, मोशन विल बी थ्रू द न्यूक्लियस, मतलब जो मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो एक न्यूक्लियस से ऐसे निकलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये कैसा है, ये इम्पॉसिबल है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे के जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू जीरो ही होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि इफ एन बाई के इज इक्वल्स टू वन आ गया तो ये बेटा होता है स्पेरिकल। कैसा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, स्पेरिकल शेप। मतलब जो हमसे ये बोला गया था बोर्ड्स ने क्या बोला था कि मेरे पास एक न्यूक्लियस होगा बीच में और इस तरीके से एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, बट ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होगी, ये इसके इन्फ्लुएंस होगा किसका, न्यूक्लियस का। और ये कैसी होंगी, इलिप्टिकल होंगी, और ये डिपेंड करता है एन बाई के ऊपर। यदि एन बाई के का वैल्यू वन के बराबर है तो ये स्पेरिकल शेप का होगा, और यदि एन बाई के का वैल्यू ग्रेटर देन कैसा आ रहा है, वन, तो ये होते हैं इलिप्टिकल शेप के। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इलिप्टिकल शेप के होते हैं। सो बेसिकली जो मोशन है बेसिकली किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, उसके न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास घूम रहा है वो किस शेप में घूम रहा है, बोलो इलिप्टिकल, और ये किससे डिपेंड किया, एन बाई के रेशियो के ऊपर। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर इसको मिटा देता हूँ, आगे लिखूंगा। ठीक है, सो आप लोग पॉज करिए और फिर उतारिए, मैं मिटा देता हूँ। सो पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम will be quantized, angular momentum will be quantized, angular momentum will be quantized। और जैसे हम लोग वहां पे क्या बोलते थे कि एम बी आर जो होगा किसके बराबर होगा, एन एच अपॉन टू पाई के, राइट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्वांटाइज, वो बराबर होगा किसके, के एच अपॉन टू पाई के। और के जो है ये कैसा है मेरे पास, नॉन जीरो इंटीजर है। कैसा है ये, नॉन जीरो इंटीजर है। समझ में आ गया सब लोगों को। ठीक है, सो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम विल बी क्वांटाइज्ड इज इक्वल्स टू के एच अपॉन टू पाई। डन यहां तक। सो ये था हमारे पास कौन सा, सोमरफेल्ड मॉडल, राइट। अब हम लोग बात करते हैं किसका, दूसरा आता है बेटा अपने पास इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है डी ब्रोगली
हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसको अपन लोग डिब्रॉय भी बोलते हैं, इनका पूरा नाम लुइस है, लुइस डिब्रॉय। ठीक, सो लुइस डिब्रॉय लिखने के लिए डी ब्रोगली लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लुइस डिब्रॉय। अब इनकी क्या हाइपोथेसिस थी, बड़े ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है। हम लोगों ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है अभी तक, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोगों ने ये देखा था कि जो लाइट है हमारे पास उसके अंदर पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, जो कि बनी हुई है किससे, क्वांटा, जो फोटोन थे हमारे। उससे पहले जो मैक्सवेल की थ्योरी आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो आई थी, वहां से ये पता लगा कि जो हमारे पास लाइट है उसके अंदर कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। जहां से हम लोगों को कई और भी चीज़ों के बारे में पता लगा, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ये वो प्रॉपर्टी हैं जो कि बताती हैं कि इसके अंदर वेव नेचर है। दूसरा, अब अपन लोग बात करें, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ये वो सारी चीजें हैं जो कि ये बताती हैं कि लाइट के अंदर कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया को ये बताया कि बेसिकली जो लाइट होती है, लाइट के अंदर दोनों तरीके के नेचर प्रेजेंट होते हैं, डुअल नेचर प्रेजेंट होता है। और एक साथ में दोनों नेचर ना दिखा के हम लोग ये बताते हैं कि आधी चीजों को एक तरीका बताता है और आधी चीजों के बारे में एक तरीका बताता है। लाइक मैं तुमसे बात करूं कि इंटरफेरेंस हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, यदि इन चीजों के बारे में कोई देख रहा है तो लाइट जो होगा वो कैसा नेचर दिखाएगा, वेव नेचर शो करेगा, राइट। और यदि कोई हमसे बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, तो वही लाइट जो होगा वो पार्टिकल नेचर भी दिखाने लग जाएगा। बात समझ में आ गया। सो यहाँ से हम लोगों को बेसिक आइडिया हो गया था कि भाई साहब जो लाइट होती है और लाइट के अंदर डुअल नेचर प्रेजेंट होता है। अब मुद्दा आता है किसका, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का मुद्दा आता है। अब डी ब्रोगली जो थे, इन्होंने बेसिकली क्या देखा, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया और ये सोचा बेसिकली कि देखो जो मेरे पास वेव है, वेव जो बन रही है मेरे पास, हम लोगों से ये बोला गया था कि जो वेव है मेरे पास, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ किसका, एनर्जी, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, फोटोन्स बोला था, राइट। तो इन्होंने बोला कि जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल के अंदर जैसे वेव जो है, जो लाइट है हमारे पास उसके अंदर पार्टिकल नेचर था, राइट। तो जो वेव है उसके अंदर पार्टिकल नेचर आ रहा है मेरे पास, तो क्या जितने भी मेरे पास पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर वेव नेचर नहीं आ सकता, पार्टिकल्स जो होंगे क्या उनके अंदर वेव नेचर नहीं आ सकता। तो उसके बारे में जो चर्चा की वो किसने की, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने। इन्होंने ये बोला कि बेसिकली जब हम लोग किसी वेव की बात कर रहे हैं तो वेव के अंदर क्या है, मास एनर्जी का रिलेशन है ना। फोटोन के लिए जब अपन लोग बात करेंगे तो मास एनर्जी का रिलेशन है। तो यदि उनके अंदर मास एनर्जी का रिलेशन है तो नियम क्या कहता है सृष्टि का, यदि यदि वेव पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो पार्टिकल भी तो वेव नेचर शो कर सकता है ना, कोई पार्टिकल भी तो वेव नेचर शो कर सकता है ना। तो बस उसी चीज के बारे में आइडिया किसने दिया, इन्होंने दिया। और इन्होंने ये बोला कि जो भी मेरे पास पार्टिकल होंगे, कैसे वाले पार्टिकल होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे भाई साहब, जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन हुआ, मेरे पास क्या हुआ, प्रोटॉन हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। यदि ये सारे के सारे पार्टिकल्स मेरे पास किसमें है, मोशन में है ना, यदि ये पार्टिकल कैसे हैं मेरे पास, मोशन में है, तो डेफिनेटली इनकी क्या होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ जरूर होगी, डेफिनेटली इनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ जरूर होगी, ठीक है। सो उस वेवलेंथ को उन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल दिया। क्या बोल दिया उसको, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल दिया, या फिर पार्टिकल वेवलेंथ के नाम से भी जान सकते हैं अपन लोग, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि when a subatomic particle when a subatomic particle when a subatomic particle is in किसके अंदर, मोशन, is in किसके अंदर, मोशन, it will have some definite value of किसका, it will have some definite value of किसका, वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक। और इसी लैम्डा को क्या बोल दिया गया बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोल दिया गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और इन्होंने ये बोला कि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा इसको तुम निकालोगे कैसे, तो इन्होंने एक रिलेशन दिया कि लैम्डा जो होगा, ये लैम्डा कैसा आएगा, h/m/v के बराबर। किसके बराबर आएगा, लैम्डा जो आएगा वो आएगा किसके बराबर, h/m/v के बराबर आएगा, जहां पे h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, ये प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। m जो है बेटा ये मास हो गया किसका, उस पार्टिकल का, मास ऑफ पार्टिकल, जो हम लोग पार्टिकल ले रहे हैं उसका मास हो गया। और v जो हो गया, v हो गया उसकी वेलोसिटी। क्या हो गया, v उसकी वेलोसिटी हो गई। अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो
कि मान लो इस जगह पे यदि मैंने v टेंस टू जीरो कर दिया, ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं, इफ v टेंस टू जीरो। अब तुम खुद सोचो, यदि v टेंस टू जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब लैम्डा लैम्डा टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा होगा, ये इम्पॉसिबल होगा। ये कैसा होगा, इम्पॉसिबल होगा। और क्या कर सकता हूं, यदि v जो होगा मेरे पास v टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया, यदि मैंने v टेंस टू क्या कर दिया यहाँ पे, इन्फिनिटी कर दिया, तो यदि मैं इसको इन्फिनिटी कर दूंगा तो लैम्डा टेंस टू क्या हो जाएगा मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, लैम्डा टेंस टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, यदि लैम्डा टेंस टू हो जाएगा मेरे पास जीरो। ठीक है, तो ये भी इम्पॉसिबल है, मतलब ये तो इसमें तो है ही नहीं, ये तो वेवलेंथ शो करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इसके अंदर तो वेवलेंथ है ही नहीं। क्लियर है, इस पार्टिकल के अंदर वेवलेंथ होगा ही नहीं। तो इन शॉर्ट हमको इतना पता लगा कि यदि कोई भी मेरे पास जो पार्टिकल है, यदि वो पार्टिकल मोशन में है तो वो वेवलेंथ जब ही शो करेगा जो मैं बोल चुका हूं, मतलब वो मोशन में होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी जीरो भी नहीं होनी चाहिए और उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट भी नहीं होनी चाहिए। यदि वो मोशन में होगा तो डेफिनेटली क्या दिखाएगा, वहां पे अपना लैम्डा शो करेगा। फटाफट से लिखो, आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए। सेकंड पॉइंट बेटा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सॉरी, पॉइंट क्या है, वेवलेंथ ऑफ ए वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ किसका, पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ किसका, पार्टिकल, डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स किन के ऊपर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, चार्ज, डज नॉट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, चार्ज ऑफ किसका, या फिर नेचर लिख दो, चार्ज या फिर नेचर लिख दो, नेचर ऑफ किसका, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन से वाले पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके नेचर, उनके नेचर के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, या फिर उनके चार्ज के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो उनके चार्ज और नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा उनका वेवलेंथ। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे अगला चीज जो सीखने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारे पास डेरिवेशन, है ना। वो क्या है अपने पास, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ किसका, सो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉय इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ किसका, डी ब्रॉय इक्वेशन। सो बेटा जी आप लोग तो जस्ट ये देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली जो आ रहा है हमारे पास, या डी ब्रॉय इक्वेशन जो आ रहा है, ये बेसिकली एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ उन पार्टिकल्स के लिए जिनका मास कैसा है, बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि आप खुद सोचो, अभी मैंने जो फॉर्मूला डिराइव करवाया था, मैं फिर से उसको बता दूंगा कि कैसे आएगा वो फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, तभी डिस्कशन करते हैं इसका। सो डेरिवेशन किस तरीके से हम लोगों ने डिराइव किया, तो पहले अपन लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करें बेटा, है ना। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी से हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में पता लगा कि E इज इक्वल टू जो होता है वो एच सी बाई लेमडा के बराबर होता है। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, ई पी जो होगा वो एच सी बाई लेमडा के बराबर होगा। दूसरा जो है हमारे पास वो आइंस्टाइन का थ्योरी है, ठीक है, ये सब जानते ही हो। तो आइंस्टाइन थ्योरी क्या है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्लियर है, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया मेरे पास, सेकंड हो गया। तो ये ई और ये ई दोनों को मैंने कंपेयर किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, मुझे क्या दिखाई देता है यहाँ से कि एम सी स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा एच सी बाय लेमडा के बराबर। ये सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा इधर आ जाएगा। सो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम सी के बराबर हो जाएगा। और सी जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ किसका, लाइट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ किसका, उस पार्टिकल का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, एंड हेयर वी इज द एच तो तुम जानते ही हो क्या होता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता है। m इज द मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब आप खुद सोचो, मैंने क्या बोला
कि यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी की बात करें तो भाई साहब जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका लैम्डा उतना कम होगा, जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका लैम्डा उतना कम होगा। अब लैम्डा जो अपन लोग ऑब्जर्व करते हैं या निकालते हैं, तो यहाँ पे ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है बेटा, ये फिजिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां से हम लोग क्या करते हैं इसके लैम्डा को डिटरमाइन करते हैं। अब मैं बात करूं कि कोई भी मेरे पास एक वायरस का पार्टिकल है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी वायरस का पार्टिकल है, उनका जो लैम्डा का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 10⁻⁻16 मीटर होती है, जो कि वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। और यदि इनकी वैल्यू मेरे पास बहुत ज़्यादा कम होगी तो वो हम लोग ईजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। सो ये एच अपॉन एम बी मेरे पास आया। मास कैसा होना चाहिए? मास कम होना चाहिए। मास कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उसका लैम्डा उतना कम आएगा और वो हमको ऑब्जर्व नहीं होगा। और बोला भी इसीलिए जाता है कि जो मेरे पास पार्टिकल है, ये सारी कहानी किसके लिए एप्लीकेबल है? ऐसे वाले पार्टिकल्स के लिए जिनका मास कैसा है? बहुत कम है। ठीक है। जिनका मास ज्यादा होगा वो वेवलेंथ शो नहीं करेंगे या फिर वो वेवलेंथ नहीं दिखाएंगे। कौन सा वाला? डी ब्रॉय वेवलेंथ। डन, उतारो इसको। डन बच्चा पार्टी, चलिए। नेक्स्ट है बेटा आपका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ किसका? डी ब्रोगली, डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेटा शायद आप लोगों को याद होगा, शायद आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो इससे पहले हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में ऐसा बोला गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। बट उन्होंने इस बारे में ये आइडिया नहीं दिया कि क्वांटाइज्ड होता क्यों है। तो जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था? एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर था, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि मान लो ये मेरे पास क्या है? एक न्यूक्लियस है, राइट। ये न्यूक्लियस है और इस साइड में ये जो है, ये मान लो मेरे पास क्या है? एक ऑर्बिट है। और ये ऑर्बिट कौन सा है? ये n इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया मान लो 6। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कुछ ऐसा मैंने बनाया। ठीक है। कुछ ऐसा बनाया तो 1 2 3 4, तो n इज इक्वल्स टू 4 मान लेते हैं अभी अपन लोग, है ना। अब यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ये जो ये वाला पॉइंट है, इस ब्लू पॉइंट से समझने की कोशिश करना। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से गया ऊपर और ये इस तरीके से गया ऐसे नीचे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक आपको एक वेव दिखाई दे रही है, ये वाली, राइट। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हो गई, एक वेव हो गई, राइट, इस तरीके से। दूसरी वेव ये ऊपर गई, ये नीचे से इस साइड में आई, तो ये कितनी वेव हो गई बेटा इसकी? ये 2 वेव हो गई। इधर से बात किया तो मैंने कौन सी वेव हो गई? ये 3 वेव हो गई। इधर से बात किया तो कितनी वेव हो गई? टोटल 4 हो गई। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स, तो ये बेटा बराबर आती हैं किसके? एन के। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स जो आई वो किसके बराबर आई? एन के बराबर आई। और इन्होंने बोला कि जो मेरे पास इसका सरकमफ्रेंस होगा, वो सरकमफ्रेंस बेसिकली मेरा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? इसके लैम्डा का। जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास घूम रहा है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होंगी? वेव बनेंगी। ठीक है। ये किसने बोला? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने ये पहले ही समझा दिया हमको, इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास वो क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका मास कैसा है? कम है, तो उसकी वेवलेंथ कुछ ना कुछ तो होगी भाई। तो जब कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो वो अपनी वेवलेंथ भी शो करेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स जो निकालेंगे किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट में, वो किसके बराबर है? एन के बराबर है। और इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेगा जिसके अंदर
जिसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स जो आ रही हैं मेरे पास, उसका जो वैल्यू होगा वो कैसा रहना चाहिए, उसके लैम्डा का जो वैल्यू होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, क्वांटाइज्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब यहां से मैं बोलूं कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। ठीक है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर जो बराबर है वो एन लैम्डा के बराबर है। ये किसने बोला, डी ब्रोगली ने बोला। ठीक, 2 पाई आर किसके बराबर है, जल्दी बोलो फटाफट से, एन लेमडा के बराबर है। 2 पाई आर किसके बराबर है, एन लेमडा के बराबर है। समझ में आया यहाँ तक? ये 2 पाई आर हो गया एन लेमडा के बराबर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग इजिली, क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर इज द सरकमफ्रेंस, एन लेमडा, एन लेमडा, एन की वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक चलो, सो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, ये आ गया। एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कुछ भी हो सकता है। अब आप एक बात बताओ, अभी हम लोगों को ये पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बराबर यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है, एच, सॉरी, अभी हम लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट देखा, लेमडा किसके बराबर होता है, एच अपॉन एम वी के बराबर होता है, राइट? यदि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी के बराबर है और 2 पाई आर इन्होंने बोला एन लेमडा के बराबर होगा, तो यहां से लेमडा की वैल्यू इस जगह पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो जब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, एन इंटू एच अपॉन एम बी के बराबर हो जाएगा, राइट? और ये एम बी को इधर ले जाऊं यहाँ पे, तो एम वी आर इज इक्वल्स टू जो होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर आ जाएगा। सो यहां से हमको ये पता लग गया कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा विल बी क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम विल बी क्वांटाइज्ड। तो ये बात बोर्स एटॉमिक मॉडल से हम लोगों को पता नहीं लगी, बट डी ब्रोगली वेवलेंथ ने, सॉरी डी ब्रोगली ने अपने इस मॉडल के अंदर हम लोगों को क्या किया है, समझा दिया। तो इस वाले पेज से हम लोगों को बेसिकली क्या क्या समझ में आ रहा है, हम लोगों को ये समझ में आ रहा है बेटा जी कि जब भी तुम्हें नंबर ऑफ लेमडा, ये एन की वैल्यू निकालनी हो यहाँ पे, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक, दूसरा चीज, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। और कोई हमसे नंबर ऑफ वेव्स पूछेगा किसी भी पर्टिकुलर किसके अंदर, शेल के अंदर, तो वो बस बता देना कि जितना एन का वैल्यू होगा वही उसका नंबर ऑफ वेव्स होगा। फटाफट से लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। डन, चलो। अब बेटा क्या हुआ, इसके बाद एक और विद्वान थे जिनका नाम था डेविसन, है ना? क्या नाम था उनका, डेविसन। तो एक थे डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर। ये साइंटिस्ट ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट है, इससे क्या जा रहा है, बीम ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इस साइड में क्या है, ये स्लिट्स लगा दिए मैंने, यहाँ से स्लिट, ये स्लिट है। यहाँ पे क्या कर रखा है, एक निकल का प्लेट ले लिया है मैंने ना, क्या ले लिया, एक ये निकल का प्लेट है, निकल का एक प्लेट है। और निकल का प्लेट जो है यहाँ से क्या हुआ, कुछ इस तरीके से, ये क्या है, डाइफ्रैक्टेड बीम, और ये क्या है, डाइफ्रैक्टेड रिंग। ठीक,
सो बेटा हुआ क्या, एक डेविशन एंड जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, ये वो विद्वान है जिन्होंने बेसिकली ये बोला कि जो मेरे पास पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास वो तो पार्टिकल नेचर दिखाता ही है, ये तो हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया। कहाँ से, अरे भाई साहब डिस्कवरी जो देखी थी हम लोगों ने कैथोड रेज की, जहाँ पे ZNS की कोटिंग पे हम लोग वो क्या कर रहे थे, वो पार्टिकल जा रहे थे तभी तो चमक पैदा हो रही थी, फ्लोरोसेंस क्रिएट हो रहा था। या फिर जो पेडल था, पेडल जो घूमने लग गया था, तो वो क्यों घूम रहा था, क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल नेचर है। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ से ये पता लगा कि जैसे ही पार्टिकल नेचर को हम लोगों ने क्या किया, निकल से हम लोगों ने प्लेट से पास कराया, तो बेटा उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि ये कुछ रिंग जैसी बन रही थी, और यदि ये पार्टिकल नेचर होता तो ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया बेटा, यहाँ पे डाइफ्रैक्शन शो किया। क्या शो किया, जल्दी बोलो फटाफट से, डाइफ्रैक्शन शो किया। और वो जो डाइफ्रैक्शन था वो क्या था मेरे पास, कौन सी प्रॉपर्टी है, बेंडिंग ऑफ लाइट। यहाँ से जो लाइट थी मेरे पास, ये बीम ऑफ लाइट जो थी, ये मेरे पास क्या हो गई, ये बेंड हो गई, मतलब ये मुड़ गई। और ये क्या दिख रहा था सामने प्लेट पे, यहाँ पे दिख रहा था मेरे पास क्या, एक गोल गोल सी रिंग, इनको मैंने क्या बोल दिया, डिफ्रैक्टेड रिंग। और ये क्या है, डाइफ्रैक्टेड बीम। ये क्या है, निकल की प्लेट, ये स्लिट है। और ये क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ सोर्स से आ रहा है। सो ये वो विद्वान थे, कोई हमसे पूछेगा कि किसने प्रूव किया था बेसिकली कि पार्टिकल जो होता है वो वेव नेचर शो करता है, तो वो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता लगा था, किससे, डेविशन एंड जर्मर से। डन। इसको थोड़ा सा उतार लो, फिर लास्ट एक चीज और पढ़ते हैं, चलो। चलो बेटा जी, सो ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास पूरा हुआ, और यहाँ से ये कंक्लूड होता है बेटा कि कोई भी पार्टिकल जो होता है, कोई भी पार्टिकल जो होता है, वो पार्टिकल मेरे पास कौन सा नेचर दिखाएगा, वो वेव नेचर भी दिखा सकता है। ठीक है, वेव नेचर भी हो सकता है उसके अंदर। किसी भी मैटर की बात करते हैं अपन लोग, नॉट पार्टिकल। कोई भी मैटर जो होगा, उस मैटर के अंदर वेव नेचर भी होगा मेरे पास, और एक पार्टिकल नेचर भी होगा, बट दोनों एक साथ शो नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये हो और ये मान लिया तो ये नहीं मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, दोनों को एक साथ कंसीडर नहीं करेंगे। और सबसे मस्त बात पता है क्या है, सबसे मस्त बात ये है कि जो हमारे पास जे थॉमसन है बेटा, है ना, कौन, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन को बेसिकली नोबल नोबल पुरस्कार दिया गया था बेटा, किस चीज के लिए दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि जो मेरे पास लाइट है उसके अंदर पार्टिकल नेचर है। ठीक है, लाइट के अंदर वेव नेचर तो पता लग ही गया था मैक्सवेल के द्वारा, लेकिन पार्टिकल नेचर किसने बताया था, जे थॉमसन ने। और इन्हीं का अपना बेटा है ना, उसका नाम NP थॉमसन कुछ करके नाम है ना, NP थॉमसन। उन्होंने क्या बोला कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के अंदर वेव नेचर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इनको भी इस बात के लिए क्या दिया गया था बेटा, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है और इनके पापा जी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। बट दोनों की थ्योरी क्या थी, जस्ट अलग अलग। क्या, यहाँ पे इन्होंने किसको प्रूव किया, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर, और यहाँ पे इन्होंने क्या प्रूव किया, पार्टिकल के अंदर वेव नेचर को प्रूव किया। बात समझ में आ गई सब लोगों को। सो ये कहानी होगी हमारे पास डेविशन एंड जर्मर की, छोटी मोटी सी कहानी थी, इंफॉर्मेशन बेस्ड है बस। अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट, एक चीज और है उसको और समझ लेते हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्या, फोटोन। अब ध्यान दो, सो यहाँ पर रिलेशन देखना है अपन लोगों को, रिलेशन बिटवीन किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी एंड किसका, लैम्डा, है ना। और लैम्डा क्या है मेरे पास बेटा जी, वही डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट। सो हम लोगों ने क्या बोला, सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, H/mv के बराबर होता है। सो दिस इज जस्ट सपोज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा, वो हाफ mv² के बराबर होता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ से यदि मैं mv² निकालूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसको एक डब्बे में भी बंद कर देता हूँ, इसका काम नहीं है, इसका काम है। सो यहाँ पे mv² इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ चला गया। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बेटा, यहाँ से v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। सो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये v को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। सो क्या मिल जाएगा अपन लोगों को, जल्दी बोलो फटाफट से, लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय
ये एम भी है तो एम बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू एच रूट ऑफ किसका, रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो अपन लोग देखते थे है ना, वो इन टर्म्स ऑफ बोल्ट भी देखते थे, तो इसी जगह पे अपन लोग लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल विच इज क्यू इंटू वी, या फिर ई इंटू वी भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे क्लियर हुआ। ठीक है, तो वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी नहीं है, ये वी क्या है मेरे पास, पोटेंशियल है, और क्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे, चार्ज है। क्लियर हुआ। एम क्या है, मास है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इस तरीके से भी अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसको उतारिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, चलो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, ई बी ऐसे लिख दिया है। ठीक है, या फिर ऐसे लिखा रहेंगे इसको। ठीक है, कैलकुलेट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो तुम्हें क्या करना है भाई साहब, जस्ट यहाँ पे लेमडा इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर कितना, -34 जूल सेकेंड्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ किसका, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.31 इंटू 10⁻⁻, कितना -31। ठीक है, ये किस में आ गया मेरे पास, केजी में आ गया, इंटू काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू दे रखी है तुमको यहाँ पे रख देनी है 5 इंटू 10⁻⁻15। इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया बच्चा पार्टी। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे अगली क्लास में, बट आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। और इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, और थोड़ा सा थ्योरी पढ़िए इसका किसी अच्छी सी बुक से। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।